आदरणीय पशुपालक भाइयों, हम आपके लिए पशुपालन क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। कृपया उसको आप अपने हिसाब से फॉर्म भरें। ये फार्म के 10 पन्नों का अभी आपके सामने उपलब्ध है, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये 10 पन्ने इस प्रकार हैं, आप देख लीजिए और नज़दीक से दिखाइए, नज़दीक से। ये 10 पन्नों का फार्म है, उन पर क्रमांक डले हुए हैं इस प्रकार। 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर फॉर्म है, 6 नंबर फॉर्म, 7 नंबर फॉर्म, 8 नंबर फॉर्म, 9 नंबर फॉर्म और ये 10 नंबर फॉर्म। इस प्रकार 10 पन्ने हैं इस फॉर्म के। इनके लिए सबसे पहले अपने पास में आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, इनकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रखनी है। जिस बैंक से केसीसी ले रखा है उसकी फ़ोटोकॉपी, जिस बैंक से एक किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों के संबंधित पशुपालक केसीसी लेनी है उसकी फ़ोटोकॉपी, 2 फ़ोटो पशुपालक के, अपने खेत के खसरा नंबर वो भी आपके पास में उपलब्ध होने चाहिए और पशुओं के कान में जो टैग लगे हुए हैं वो भी आपके पास में नंबर होने चाहिए। इसके बाद इसको भरने के लिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पशुपालक का नाम भरा जाएगा, पशुपालक का नाम, फिर उसके पिता का नाम। पिता का नाम फ़ोटो के नीचे, जैसे ये पिता का नाम डाल रखा है। उसके बाद गांव और ग्राम पंचायत का नाम। अब इसमें फॉर्म की शुरुआत यहीं से होगी। वेदर द फॉर्मर इज़ एलिजिबल एज पर सोप, क्या ये लेने के लिए केसीसी लेने के लिए उपलब्ध है? तो इसमें केवल सभी लोगों को यस भरना है, यस पर ही टिक लगेगा। सभी पशुपालकों को जिसको लोन लेना है उसको यस ही करना है। इसके बाद में जिसने केसीसी वेदर ऑलरेडी केसीसी अकाउंट होल्डर, अगर वो पहले से ही केसीसी ले रखा है तो उसके लिए यस आएगा। अगर जिसने नहीं ले रखा है ना, या नया लेना चाहता है तो उसमें ये नो आएगा। नो का ऑप्शन भी दे रखा है। तो जिसने केसीसी ले रखा है उसके लिए तो यस है और जिसने नहीं ले रखा है उसके लिए नो आएगा। उसके बाद में केसीसी जिसने ले रखा है उनके अमाउंट इसमें लिखा हुआ है इफ़ यस अकाउंट डिटेल ऑफ केसीसी, तो उसकी जो केसीसी की डिटेल है वो आएगी इसमें। अकाउंट नंबर दे रखा है। उसके बाद में पीएनबी पथेना और कितने रुपए का लोन सैंक्शन हुआ है वो इसमें लिखना है। उसके बाद में एक्साइड के केसीसी होल्डर है, इसका मतलब है जिसने पहले ले रखा है उसमें यस आ ही जाएगा इसमें यहाँ। इसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ पूछते हैं, तो आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, फ़ोटोज़ हैं, तो इसमें हमने सबमिट करना है। उसके बाद में रेजिडेंस, आधार कार्ड दोबारा उसमें प्रूफ मांगे, रेजिडेंस के लिए मांगे। पहले तो मांगे थे आइडेंटिटी के लिए, उसके बाद अब मांगे हैं रेजिडेंस के लिए। तो रेजिडेंस के लिए भी वही सेम, तो हमने इसके साथ में एक तो वोटर आईडी लगानी है और एक आधार कार्ड लगाना है, जिसमें दोनों के आइडेंटिटी प्रूफ भी हो जाएगा और रेजिडेंस प्रूफ भी हो जाएगा। उसके बाद 2 फ़ोटोकॉपी वो भी सबमिटेड करने हैं इसमें। उसके बाद में डिटेल सबमिटेड फॉर डिटरमाइनिंग द लोन एलिजिबल एज पर पैरा 9 ऑफ गाइडलाइंस इश्यू ऑन 24/9/2021 फॉर्मेट कैंसिलेशन, इसको भी सबमिट करना है। उसके बाद में लोन एप्लीकेशन अमाउंट इन विच 1.60 लाख रुपये, अगर 1,60,000 रुपये से लोन आप कम का लेना चाह रहे हैं तो उसमें कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसमें यस लिख दे। अगर
1,60,000 रुपये से आप ज़्यादा का लोन लेना चाहते हैं, किसी डेयरी के पर्पज़ से लेना चाहते हैं, तो उसमें आगे की जो दूसरे वीडियो में बताएंगे वो किस प्रकार होगा। इसके बाद में ये नीचे जो कॉलम लिखे हैं 1,60,000 रुपये से अगर नीचे है तो उसमें नॉट सबमिटेड लिख के ये हाँ, नहीं अंगूठा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, केवल आप अपने साइन कर सकते हैं। सबको साइन करने, हर पन्ने पे साइन होंगे और ऊपर फ़ोटो भी लगाने हैं। अच्छा, दूसरा जो पन्ना है इसका वो भी इसी प्रकार का है, सेम पन्ना है ना। इसमें भी अपन को किसी भी प्रकार जो पहले पन्ना भरा हुआ है वो सेम इसी प्रकार भरना है। इसमें भी ये 2 पन्ने, एक तो आपके पास में रहेगा और एक बैंक में जाएगा, इसलिए 2 पन्नों में है। उसके बाद तीसरा है जिस बैंक मांगा वो बैंक डिटेल है, इसमें नेम ऑफ द बैंक जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उसी बैंक से ही दोबारा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार पीएनबी बैंक से ले लिया और फिर दूसरी बार एसबीआई बैंक से लोन लेना है। आप जिस बैंक से आपने पहले लोन लिया हुआ है उसी बैंक का सेविंग अकाउंट्स नंबर या केसीसी नंबर देना है। दोनों ही नंबर, जिसके सेविंग अकाउंट होगा उसी को केसीसी मिलता है, इसलिए दोनों नंबर देने हैं। तो अपन को लिखना है नेम ऑफ द बैंक पीएनबी, है ना, और या जैसे एसबीआई है तो एसबीआई, इस प्रकार बैंक का वो लिखना है और उसकी शाखा लिखनी है। और इसमें भी इसी प्रकार लिखना है जैसे पीएनबी पथेना लिखा है। उसके बाद में गाय और भैंस के लिए, गाय के लिए 20,000 रुपये राशि है और भैंस के लिए 25,000 रुपये है। किसी के पास में अगर एक गाय और एक भैंस है तो उनकी राशि मिलाकर 25,000 प्लस 20,000 बराबर 45,000 रुपये होती है। जैसे हमने इस फॉर्म में दिखाया है 45,000 रुपये। उसको अंकों में भी लिखना है और हिंदी में भी लिखना है या इंग्लिश में, जैसा आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद में फॉर ऑफिस यूज इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन एसआई नंबर, इसमें कैटेगरी एसएफ ये चीज़ लिखी हुई है। इसमें केवल हमें लोन लेना है, पशुपालक के नाम से लेना है तो इसमें केवल पशुपालक ही लिखा ही आएगा, केवल आगे कुछ ना भरें। उसके बाद में पर्पज़ एंड टाइप ऑफ लोन फैसिलिटीज़ क्रॉप लोन, तो हमें केवल जो लोन लेना है ये PKCC है, पशुपालक क्रेडिट कार्ड है, तो अपन को यहाँ लिखना है PKCC और एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद में ये हमें और खाली छोड़ना है, और खाली भी नहीं छोड़ना, सब में NA लिख देना है, नॉट अप्लाइड, है ना, ये NA लिखना है सब में। क्योंकि हमें जो लिख दिया वो PKCC लिख दिया, बाकी NA करना है। कॉलम कोई भी खाली नहीं छोड़ना, या तो डैश करना है या NA लिखना है। और NA लिखना, नॉट अप्लाइड ये लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए NA ही ज़्यादा लिखें। उसके बाद में पार्टिकुलर ऑफ एप्लीकेंट, जिसके नाम से लोन लेना है उसका नाम आएगा। जैसे यहाँ पे परशुराम शोलीराम जाट लिखा हुआ है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है, उसकी एज है, एज लिखी हुई है। उसके बाद मेल है या फीमेल है ये लिखना है, आधार नंबर लिखना है, और उसके बाद उसका जो वोटर आईडी नंबर है वो लिखना है, वोटर आईडी इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में ये हमने थोड़ा फॉर्म गलत भर दिया है, इसमें जो 5 नंबर पर लिखा हुआ है परशुराम सनोप शोलीराम लिखा हुआ, ये 1 नंबर पर आएगा। जो राशन कार्ड में जिस प्रकार लिखा हुआ है 1 नंबर से लेके, अगर 4 है 4 सदस्य, 5 है तो 5 सदस्य। पहले नंबर पर लिखा है परशुराम शोलीराम, उसके ये पहले नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर गंगा देवी और उनके परिवार के जितने सदस्य हैं उनके नाम, फिर एज मेल फीमेल है वो लिखने हैं। और पशुपालक के लिए स्वयं आएगा, और अगर उस पत्नी है, पुत्र है, पुत्र वधू है, वो उस प्रकार राशन कार्ड के हिसाब से हम लिख सकते हैं। और इनके जो क्या वर्क करते हैं, ऑक्यूपेशन है इसमें, ऑक्यूपेशंस में वो क्या कार्य करते हैं। अब जैसे ये हैं कृषक हैं तो कृषक आएगा। उसके बाद में
पत्नी है, गृहिणी है या कोई टीचर है, इसमें लिखा जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, जैसे टीचिंग करते हैं या कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, ये लिखा जाएगा। और उनकी सैलरी है, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम है उसकी साल भर की तनख्वाह कितनी है, कितने रुपए कमाता है, तो हमने जैसे इनकी एनुअल इनकम लिख दी है। ये एनुअल इनकम का योग भी लिखना है, नीचे योग भी लिखना है। 10,000 9 से 12 और 10 20 और 9 से कितने हो गए, ये हो गया। ऐसे इसमें एनुअल इनकम भी लिखनी है। इसके बाद चौथा नंबर का जो फॉर्म है, चौथे नंबर का जो कागज़ है, इसमें फॉर्म है, इसमें लिखा हुआ है हाउस नंबर। तो हाउस नंबर है, वो हाउस नंबर लिखना है। गांव, पोस्ट ऑफिस, तालुका, तालुका मतलब है तहसील, डिस्ट्रिक्ट, और पिन नंबर देना है उसमें। इसी प्रकार जो ये भरा हुआ है, इसी प्रकार दूसरा कॉलम में वो भी यही है। एक तो है प्रेजेंट एड्रेस है ये वाला, दूसरा वाला है परमानेंट एड्रेस। तो लगभग यहाँ पे सभी लोगों के परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही हैं। अगर कोई अलग है तो वो भी अपना अलग एड्रेस लिख सकता है। उसके बाद उनके मोबाइल नंबर यहाँ लिखने हैं। उसके बाद आप किस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हो, तो एससी है तो एससी में टिक करना है, एसटी है एसटी में, ओबीसी है ओबीसी में, जैसे ये ओबीसी में तो हमने ओबीसी में टिक कर दिया है। और अगर कोई है सिख है, जैन है, जनरल है या कोई जनरल है, बुद्धिस्ट है, वो उसमें अपने नाम लिख सकता है। उसके बाद में है ये जो चीज़ है आगे, ये जो थोड़ी टफ है, इसको अच्छी तरीक़ा से समझना है। एक्साइटिंग बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़, तो इसमें है सेविंग अकाउंट दे रखा है। सेविंग अकाउंट, आपने जहाँ सेविंग अकाउंट है तो वो सेविंग अकाउंट आपको लिखना है। जैसे पीएनबी बैंक पथेना, इन्होंने जो लोन लिया है पहले पथेना बैंक से लिया है, तो पीएनबी बैंक पथेना, उनका अकाउंट नंबर आ जाएगा यहाँ, और इसमें राशि आ जाएगी अभी जितना बैलेंस बचा हुआ है, सेविंग अकाउंट का देना है। अगर उनके पास में फ़िक्स डिपॉजिट है, कोई आरडी या वो कोई करवा रखी है, फ़िक्स डिपॉजिट करवा रखा है, उसके बारे में भी इसमें लिखना है। आरडी का उसमें किस बैंक से है, पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस अकाउंट नंबर उसका, और बैलेंस कितना है, बैलेंस का इस कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद में है प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसका अकाउंट अलग खुला हुआ है, उनका भी इसमें विवरण भरना है। इसमें तो हमने भरा नहीं है लेकिन इसमें भरना है। उसका अकाउंट नंबर होगा और उसमें बैलेंस कितना बचा हुआ है, ये हमें बाद में काम आएगा। वेदर कवर्ड अंडर, इसमें और लिखा हुआ है, अगर कोई और है प्रधानमंत्री जो 315 रुपये या साल में कितने रुपए कटते हैं बैंक में, उसका वो कोई अगर हो, बीमा की किस्त कटती है, अगर वो हो तो उसका हम यहाँ विवरण दे सकते हैं। इफ़ बैंकिंग विद दिस बैंक कस्टमर आईडी, इसमें हर बैंक की कस्टमर आईडी अलग अलग होती है, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखनी है। बैंक जैसे हर बैंक में, जैसे पीएनबी में तो पीएनबी में एक ही कस्टमर आईडी होगी, या फिर एसबीआई में तो एसबीआई में अलग कस्टमर आईडी होगी, वो लिखनी है इसमें। इसके बाद में आता है पार्टिकुलर ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग्स ऑफ द एप्लीकेंट इफ़ लीज होल्ड शेयर क्रॉपर, अगर किसी ने दूसरे की फसल को लीज पर, खेत को लीज पर ले रखा है, या फसल में वो साझीदार है, तो उनके लिए भी ये आगे इसमें दे रखा है। इसमें है नेम ऑफ द विलेज, गांव का नाम। उसके बाद में है सर्वे खसरा नंबर। अब खसरा नंबर के लिए हमारे पास में जो पशुपालक हैं उनके खसरा नंबर दे रखे हैं, इसमें खसरा नंबर डालना है। खसरा नंबर 18, 153, 154, 155, 156, इस प्रकार खसरा नंबर इनको डालने हैं। और सेम ये भी नीचे वाले में है, इसमें भी यही डालने हैं।
खसरा नंबर की आवश्यकता रहेगी, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि खसरा नंबर आपको तैयार रखने हैं, खसरा नंबर लिखने हैं। उसके बाद में है टाइटल्स। ये जो आपकी खेत स्वयं के हैं, ओवन खुद के खेत हैं तो इसमें टिक करना है, या किसी लीज पर ले रखे हैं तो लीज पर टिक करना है, और या फिर शेयर क्रॉपर, फसल किस फसल आपने ले रखी है। थोड़ी साफ नहीं आ रहा है इसमें रिकॉर्डिंग में करूँ तुम बोले जाओ। इसमें ओन्ड, लीज और शेयर क्रॉपर। तो अपन को खुद की खेत है तो उसमें खुद में ओवन लिखना है इसमें, और खसरा नंबर लिख ही दी है हमने। इसके बाद में एरिया इन एकड़ में एरिया मांगा है, तो इनके पास में 10 बीघा खेत है, 10 बीघा का लगभग 2.5 बीघा का 1 एकड़ मानते हैं, तो 4 एकड़ हो गया। 4 एकड़ लिखना है इसमें, 4 एकड़ ज़मीन लिखनी है। इसमें दोबारा है दूसरा, ऑफ विच इरिगेटेड, ये भूमि सिंचित है या असिंचित है। तो इसमें सिंचित भूमि है इनकी, ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई होती है, तो इसमें सिंचित लिख दिया है। उसके बाद में ये लिखा हुआ है आगे इनकम, हाँ ये कि विवादित है कि अविवादित है, तो आपको इसमें अविवादित लिखनी है। अगर किसी ज़मीन पर झगड़ा चल रहा है, आपका भाइयों में झगड़ा है, तो उसमें अविवादित, विवादित लिखो या अविवादित, अपने ऊपर है। तो अविवादित ज़मीन होगी तो उसमें आपको आराम से लोन लेने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी जहाँ लीज है इसमें NA लिख सकते हैं, शेयर क्रॉपर है इसमें भी NA लिख सकते हैं। उसके बाद में है ऑफ टोटल लैंड प्रॉपर्टीज़ मेंशंस अबव लैंड क्रॉप डिटेल पार्टनर। इसमें अपने जो खसरा नंबर दे रखे हैं पहले वो दे रखे हैं, और एरिया 4 एकड़ है, एकड़ में लिखनी है। ज़मीन 2.5 बीघा का 1 एकड़ होता है, अगर 1 एकड़ से 2.5 बीघे से कम है तो वो लगभग 0.5 एकड़ या ऐसे पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन, जो ज़मीन है आपकी सिंचित है वो किससे है, ट्यूबवेल से है या नहर के द्वारा है, तो उसमें यहाँ लिखने, जैसे हम ये ट्यूबवेल से सिंचित है तो हमने ट्यूबवेल लिख दिया है। उसके बाद में है खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसल तो सब जानते हैं पशुपालक भाई कि खरीफ में कौन सी फसल होती है, रबी में कौन सी फसल होती है। यहाँ पे खरीफ की फसल बाजरा और ज्वार मुख्य है, ग्वार भी पैदा होता है, ग्वार भी लिख सकते हैं इसमें, और रबी फसल है सरसों है, गेहूँ है। इसके अलावा और अगर कोई चना बोते हैं तो चना भी लिख सकते हैं। इसमें है अदर क्रॉप्स, अदर क्रॉप्स में बागवानी, कोई जैसे माली है, माली भाई जैसे टमाटर बोते हैं तो टमाटर लिख सकते हैं, बैंगन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो अदर फसल लेते हैं। अगर कोई नहीं करता है तो इसमें नॉट अप्लाइड कर दें, NA लिख दें सीधा। उसके बाद में सोर्स ऑफ इनकम, आपकी इनकम का स्रोत मांगा जाएगा कि स्रोत क्या है इनकम का, तो इसमें लिखना है एग्रीकल्चर इनकम। अगर 10 बीघा ज़मीन है किसी के पास में तो वो 1 साल में लगभग 15,000 रुपये बीघे से औसत देती है, तो अपन 1.5 लाख की इनकम मानते हैं। अदर इनकम, अगर कोई अदर इनकम है, कोई तनख्वाह आ रही है, नौकरी से आ रही है, या पेंशन आ रही है, प्रधानमंत्री जन धन योजना से आ रहा है पैसा, या श्रमिक कार्ड बना हुआ है, किसी भी प्राइवेट कंपनी से आ रहा है, तो टोटल इनकम जिससे परिवार की 3,60,000 रुपये लिखी है हमने, इस प्रकार लिखना है। फिर टोटल इनकम का योग करना है। जैसे यहाँ 5,10,000 रुपये इनकम लिखी है, इसमें इनकम जो वास्तविक है वही लिखें। अगर आपकी कम इनकम है तो हो सकता है बैंक वाले आपको कहे कि भाई आप किस प्रकार चुकाओगे। अगर आपकी इनकम मान के चलो आप लिखते हैं 2,000 रुपये पर मंथ है, 2,000 रुपये साल की इनकम है, तो आपको बैंक क्यों लोन देगी? बैंक लोन नहीं देगी। जब आप इतना कमाते ही नहीं है तो बैंक आपको लोन क्यों देगी? इसलिए आप पूरी इनकम लिखें यहाँ पे। इनकम में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, जितनी है उतनी लिखें। उसके बाद है 5वां नंबर फॉर्म है, इसमें मांगा गया है आपसे एग्रीकल्चर लैंड। आपके पास एग्रीकल्चर लैंड कितनी है? तो यहाँ 10 बीघा है, तो अब 10 बीघा या फिर वो 4 एकड़ ज़मीन है, और प्रेजेंट मार्केटिंग वैल्यू उसकी कितनी है? किसी की 1 बीघा की कीमत 1 लाख रुपए है, किसी 1 बीघा की कीमत 5 लाख भी है, कहीं 1 बीघा की कीमत 50 लाख भी है। तो उसकी जो कीमत है, वास्तविक कीमत, अपन को सबको पता रहता है कि कितनी कीमत है।
अब 10 बीघा ज़मीन की कम से कम 3 लाख रुपए तो होती है, तो हमने 3 लाख के हिसाब से 30 लाख इनकी मकान उसकी ज़मीन की कीमत लगाई है। बाकी 40 लाख भी होती है और 50 लाख भी लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद है नॉन एग्रीकल्चर लैंड। नॉन एग्रीकल्चर लैंड का है कि किसी के पास में कोई बाड़ा है या घर है कोई, उसके बारे में लिखना है। अब मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है बाड़े की और उसकी कोई कीमत के पास में बाड़ा नहीं है, तो मैंने नहीं लिखा है। इसके बाद में हाउस बिल्डिंग, जो मकान बना हुआ है कितने बाई कितने वर्ग फुट में बना हुआ है और उसकी कीमत कितनी है, तो इन्होंने का है जैसे 25 गुणा 42 वर्ग फुट में बना हुआ है और इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है, तो वो मैंने इनकी वास्तविक कीमत बताई है। इसके बाद ट्रैक्टर है या कोई फार्म शेड बना हुआ है, कोई शेड का मतलब बाड़ा होता है, बाड़ा बना हुआ है ट्रैक्टर रखने के लिए, कोई साधन है, तो उसकी कीमत भी इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका कोई फिशिंग टैंक है जो आप मछली पालन करते हैं या कोई घर का कोई टैंक बना हुआ है, उसकी उस एरिया का उसका कितनी वैल्यू है वो टोटल वैल्यू लिख के अपन को ये दिखाना है कि भाई हमारे पास में खेत भी है और हमारे पास 50 लाख की 60 लाख की हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो वो भी आपको लिखनी है। इसके बाद में पार्टिकुलर ऑफ मूवेबल एसेट ओवन, इसमें आपकी पशुपालक भाई दिखाते नहीं है, इसमें सबको लिखना है कि हमारे पास गाय और भैंस 2 हैं। इसमें लिखा हुआ है प्लग और मिल्क कैटल बफेलो दोनों लिखने हैं इसमें, गाय और भैंस। अब किसी की संख्या जैसे 2 है 3 है और उनकी कीमत आगे जो हमने लगाई है वो कितनी कीमत लगा रहे हैं हमारी, जो गाय की लगभग 50,000 से लेके 70,000 80,000 रुपये तक कीमत होती है भैंस की, और गाय की होती है 10,000 से लेके 40,000 50,000 तक कीमत होती है। तो हमने अगले जैसे फॉर्म है इसमें यहाँ लगाई है इनकी कीमत, यहाँ लगाई है कीमत। जैसे भैंस की कीमत है 75,000 रुपये लगाई है और गाय की कीमत 45,000 रुपये, इसका मतलब दोनों का जो 1,20,000 रुपये है, तो अपने वहाँ कीमत 1,20,000 रुपये इनकी कीमत लगाई है। अब इनका टोटल करना है तो टोटल यहाँ पे वैल्यू लिखनी है 1,20,000। अगर कोई किसी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। किसी के पास 4 भैंसें हैं तो 4 भैंसों की कीमत अगर 2 लाख रुपये होती है तो 2 लाख रुपये, 4 भैंसों की कीमत अगर 3 लाख रुपये तो 3 लाख रुपये लिखें। और गाय है, गाय की कीमत भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में है एम नंबर का जो है इसमें जाएंगे, इसमें अवर बैंक का मतलब जिस बैंक में अपने खाता है वो हमारी खुद की बैंक है। अब जैसे यहाँ पीएनबी से ले रखा है, लोन ले रखा है 2,98,000 रुपये का ले रखा है, लगभग 3 लाख रुपये बैंक का है हमारे पास में। कर्ज़ है, कितना कर्ज़ है वो लिखना है इसमें। केसीसी का 3 लाख रुपये हमारे पास में कर्ज़ है। अदर बैंक का अगर हो किसी के पास में तो वो लिख दे, अगर नहीं है तो NA लिख दे इसमें, नॉट अप्लाइड। सारे फॉर्म कागज़ भरने हैं इसमें। एग्रीकल्चर अगर कोई क्रेडिट सोसाइटी है उसका हो तो वो लिखें, नहीं इसमें NA कर दें। इसके बाद में लैंड डेवलपमेंट बैंक है, अगर कोई ऐसी बैंक है जिसने कि ज़मीन पे कर्ज दे रखा है और अलग से, वो भी लिख सकते हैं। नहीं है तो उसमें नॉट अप्लाइड लिखें या डैश कर दें, ये भी डैश भी चलेगा। अब जो इनकम है 35 लाख रुपए और नीचे 1,20,000 रुपये, ये तो हमारी चल, इसको बोलते हैं चल संपत्ति, और ये है अचल संपत्ति। तो चल संपत्ति और अचल संपत्ति इन दोनों का योग करके और ये घटाना है, जैसे इनकी कर्जा है वो घटाना है। तो 35 और 36,20,000 में से 3,33,20,000 रुपये ये लिखना है। उसके बाद में कुछ गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। 1,60,000 रुपये से अगर कोई ज़्यादा लेना चाहता है तो उनके लिए इस नंबर की ज़रूरत पड़ती है। बाकी किसी के पास में 5-5 6-6 भैंसें नहीं होती हैं जो दूध दे रही हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें NA ही लिखना है, NA लिख दें इसमें या क्रॉस कर दें, ये भी चलेगा। इसके बाद में डिक्लेरेशन फार्म है आगे,
यहाँ पर जो गवाह हैं, गवाहों के साइन होते हैं। अगर 1,60,000 रुपये से ऊपर है तो गवाहों के साइन होते हैं, अगर नहीं है तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें 1,60,000 रुपये से ज़्यादा लोन नहीं लेना है अभी। एक बार बैंक में पशुपालक क्रेडिट कार्ड खुलवाना है तो 1,60,000 रुपये से कम में ही काम चलाएं। और जो डेट है, डेट लिख दें, पहले प्लेस लिख दें। और इस पन्ने की भरने की ज़रूरत नहीं है किसी को। अगर कोई भरना चाहता है, डेयरी से लोन लेना चाहता है, 1,60,000 रुपये से ज़्यादा का लोन लेना चाहता है, उसके लिए ये दिया हुआ है। इसमें नाम लिखना है, गिवन बिलो ओवंस। ये डेयरी वाले भरेंगे, आपको नहीं भरना है, इसलिए इस पन्ने को आप हाथ ना लगाएं। आगे इसमें लिखा हुआ है सेम, पहले जिससे भरना है सेम भरना है। इसमें नाम लिखना है पशुपालक का, और पिता का नाम शौलीराम, और आगे अपन को पूर्ण भरना है। इसमें प्लग एनिमल वो लिखे हुए हैं, तो हमारे पास ऐसे कोई एनिमल है नहीं है। मिल्च एनिमल है वो लिख दिए। इसमें एक कैटल है, कैटल का लिख दिया। और बफेलो, इसमें बफेलो यहाँ डाल देते हैं, बफेलो। अदर एनिमल में बफेलो, एक बफेलो 75,000 रुपये। किसी के पास में जैसे गाय है, भैंस है, सुगर है या पोल्ट्री बर्ड है, उनका भी इसमें हवाला दे सकते हैं जिनके ऊपर हम लोन लेना चाहते हैं। तो हम गाय और भैंस के ऊपर लेना चाहते हैं तो इनकी कीमत लिख के, इनकी टोटल वैल्यू इतनी है। उसके बाद में एड्रेस लिखना है, गांव, वार्ड नंबर, है ना, और इसके बाद में मोबाइल नंबर और नेम। और उसके बाद यहाँ सिग्नेचर करने, अभी इसमें सिग्नेचर नहीं हुए हैं, बाकी यहाँ पे सिग्नेचर पशुपालक के होंगे। डेट, प्लेस, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अगला है 8वां नंबर फॉर्म है। इसमें लिखना है नेम ऑफ फार्मर। परशुराम है जैसे, अगर किसी का जो नाम है वो अपना नाम इसमें लिखे। एनी एक्सेप्टेबल ओबीडी एज पर द सोप। ओबीडी का ओरिजिनल जो वोटर आईडी वो एड्रेस है वो इसमें लिखना है। तो हमने केवल आधार कार्ड लिखना है इसमें, आधार कार्ड या वोटर आईडी, दो ही चीज़ लिखें इसमें। आधार कार्ड ही लिख दें, एक ही लिख दें, काफ़ी है। मोबाइल नंबर लिखना है पशुपालक का। और केसीसी अप्लाइड फॉर, हम केसीसी जो ले रहे हैं वो एनिमल हस्बेंड्री से ले रहे हैं, पशुपालन विभाग से ले रहे हैं, तो इसलिए एनिमल हस्बेंड्री ही लिखना है। इसको अपन टिक करना है, एनिमल हस्बेंड्री। अगर कोई डेयरी का लेना चाहता है डेयरी से, तो वो डेयरी वाला अलग भर दे। वो 1,60,000 रुपये से जो ऊपर लोन लेना चाहते हैं उनके लिए, या फिशर पोल्ट्रीज़ के लिए वो अलग है। तो अपन एनिमल से लेना चाहते हैं, गाय भैंसों का लोन लेना चाहते हैं, एनिमल ये लिखना है। उसके बाद बैंक, नेम ऑफ बैंक, जिस बैंक से अपन लोन लेना चाहते हैं उसके बारे में विवरण है। पीएनबी पथेना ब्रांच, या पीएनबी बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, और ब्रांच उसकी पथेना, ये लिखना है। उसका आईएफएससी कोड लिखना है, पूरा लिखें, साफ लिखें। और डेट ऑफ रिसिप्ट, अपन रिसिप्ट है जैसे 25/12 में दी हुई है, यहाँ लिखना है। उसके बाद में नीचे जो सेम जो ऊपर लिखा हुआ है वो सेम नीचे लिखना है। इसकी एक कॉपी ये तो बैंक में जाएगी और ये पशुपालक के पास में वापस आ जाएगी, जिससे पता लग जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हो गया है। तो ये भी फॉर्म भर जाएगा। इसके बाद में है फॉर्म नंबर 9। ये पशु चिकित्सक या पशु कंपाउंडर के द्वारा भरा जाएगा। इसमें आप गांव का, उपकेंद्र का नाम नेवाड़ा, डेट लिख सकते हैं, और श्रीमान शाखा प्रबंधक ये भी आप लिख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक पथेना, या और एसबीआई बैंक छोकरवाड़ा, कोई भी ये बैंक है वो लिख सकते हैं, या हलेना बैंक है, हलेना बैंक है, या खेड़ली बैंक, उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद में है पशुपालक का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान, ये लिखना है। ये जो नंबर है टैग संबंधित जानकारी आपके नज़दीकी जो पशु चिकित्सक है या पशु कंपाउंडर हैं वो भरेंगे, और उनकी मार्क जो वैल्यू है वो भी यही भरेंगे। आप पशु की स्वयं कीमत ना लिखें, जो है कीमत है ये अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक या पशु कंपाउंडर से भरवाएं। और ये जो टैग है ये नेट पर इनाफ पर बोलना चाहिए। इनाफ रजिस्ट्रेशन डॉक्टर या कंपाउंडर अपनी आईडी से करते हैं। इसमें साफ नीचे लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है उक्त पशुओं का मैंने भौतिक सत्यापन कर लिया है, सभी के कान में टैग लगे हुए हैं,
सभी को इनाफ पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जब तक इनाफ पोर्टल पर दर्ज नहीं होगा आपको लोन नहीं मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी आपको रखनी है। अगर भैंसों का इनाफ पोर्टल पर दर्ज नहीं होता है तो इनको लोन नहीं मिलेगा। बैंक सबसे पहले इनको देखेगी। जिस उद्देश्य के लिए बैंक आपको लोन दे रही है, गाय भैंस के लिए लोन दे रही है, तो इनका इनाफ पोर्टल पर इंदराज होना अति आवश्यक है। उसके बाद में पशुपालक के हस्ताक्षर है। चूँकि इन्होंने अंगूठा लगा रखा है तो इनमें नाम आप स्वयं लिख दीजिए या किसी से लिखवा दीजिए नाम। उनके हस्ताक्षर हैं, ये है, केवल अंगूठा है। उसके बाद हस्ताक्षर VA LSA जो वहाँ पर कार्यरत कंपाउंडर है वो सिग्नेचर करेगा। उसके बाद पशु चिकित्सक यहाँ पे इसको प्रमाणित करेगा। इसमें भी ज़्यादा परेशानी नहीं है। केवल जो पशुओं के कान में टैग लगे हुए हैं उनके फ़ोटो खींच कर लेके आएँ पशुपालक के पास में, या फिर टैग नंबर लेके आ जाएं। इनाफ ID पर इंदराज करना, और ये पशु चिकित्सक या पशु कंपाउंडर का काम है। हर पशु के कान में टैग लगे हुए होने चाहिए, इसका पूर्णतः ध्यान रखें। अगर कोई गाय, इसके अलावा किसी के पास में भेड़ बकरी हैं तो भेड़ बकरियों का ये जो 10 नंबर कागज़ है भेड़ बकरियों के लिए भरना है। 9 नंबर कागज़ तो गाय भैंस वालों के लिए है, और 10 नंबर कागज़ है ये वाला, ये भेड़ बकरी पालकों के लिए है, साथ में अटैच करना है। तो वही सेम प्रोसीजर है। शाखा प्रबंधक नाम, पशुपालक का नाम और उसके पिता का नाम, जाति, निवास स्थान ये लिखना है। उसके बाद क्रम संख्या, और भेड़ और बकरी की जो कान में टैग लगे हैं उनके नंबर, मेल है या फीमेल है, रंग कैसा है और आयु कितनी है, अनुमानित संख्या, अनुमानित कीमत है, उसकी कीमत लिखनी है। और सेम प्रोसीजर है, हस्ताक्षर पशुपालक, हस्ताक्षर कंपाउंडर और हस्ताक्षर पशु चिकित्सक। इसके बाद में ये जो भर जाएगा फॉर्म, उसके बाद में पशुपालक के आधार नंबर, आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डाल सकते हैं। अगर जैसे लिमिट है किसी की 50,000 से ज़्यादा लोन कभी लेना पड़ जाए हमें तो उसमें पैन कार्ड मांगते हैं, इसलिए पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी डाल दें। और नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है पैन कार्ड डालें, हमको आधार कार्ड। दूसरा ये जो वोटर ID है, भारत निर्वाचन आयोग का जो कार्ड है इलेक्शन कमीशन का, वो इसमें फ़ोटोकॉपी लगानी है उसकी। और तीसरा कागज़ है राशन कार्ड। राशन कार्ड हमें ये संख्या दर्शाने के लिए ज़रूरी है। जैसे इस 5 है जो हमें ये फॉर्म नंबर 3 में भरने पड़ते हैं, इसलिए इनके लिए राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। राशन कार्ड में हो सकता है पशु या तो बच्चे के नाम से रजिस्टर्ड होगा, या पिता के नाम से होगा, या फैमिली मेम्बर किसी के नाम से भी रजिस्टर्ड होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई पशु मालिक के नाम से रजिस्टर्ड हो। अगर उसके पुत्र के नाम से भी रजिस्टर्ड है तो भी वो लोन लेने के लिए सज्ज है। इसके बाद में जिस बैंक से आपने KCC लोन ले रखा है उसकी फ़ोटो प्रति, और जिस बैंक से लोन लेना है, अब ये सेविंग अकाउंट है सेविंग का, तो इस सेविंग का डाल रखा है, और ये KCC का है उसकी भी फ़ोटो प्रति चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।